नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश उपाध्याय आपका आपके YouTube चैनल प्रयास विद अवधेश में स्वागत करता हूं। आज देखिए, हम लोग पंचायती राज का दूसरा वीडियो लेकर आ रहे हैं, जिसमें 73वें संविधान के संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भारत में लाए गए जो प्रावधान हैं उनको हम समझेंगे, उनको जानेंगे कि आखिर भारत में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कौन कौन सी चीज़ें लेके आया, कौन कौन सी व्यवस्था लेके आया। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने पहले का लेक्चर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। आप वहां पर जाकर या मेरे चैनल में सीधे जाकर आप उस पहले वाले वीडियो को जरूर देख लें, ताकि आपको दूसरा लेक्चर आसानी से समझ में आ सके। चलिए तो शुरू करते हैं 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम कब आया? 1992। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि भारत में कौन कौन से प्रयास किए गए, लेकिन उससे पहले एक बार सभी लोग समितियों का रिवीजन कर लेते हैं, कितनी समितियां बनी थी। तो चलिए देखते हैं। पहली समिति बनी थी कौन सी? समितियों को याद रखिएगा, कितने स्तर की बात की थी इसको भी याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि परीक्षाओं में अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है किस वर्ष बनी, कितने स्तर की उन्होंने वकालत की। तो देखिए, सबसे पहले जो समिति बनी थी वो थी बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी समिति? बलवंत राय मेहता समिति। कमेंट बॉक्स में देखिए, बताइएगा कब बनी थी? 1957। दूसरी देखेंगे, दूसरी जो समिति है वो है अशोक मेहता समिति। कौन सी समिति? अशोक मेहता समिति। कभी कभी परीक्षाओं में यह भी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध पंचायती राज से है या नहीं है। तो इन समितियों का नाम रखना, याद रखना बहुत जरूरी है। तो पहली बनी थी 1957 में, दूसरी बनी थी अशोक मेहता समिति। ये कब बनी थी? 20 साल बाद, 1977 में। तीसरी जो समिति बनी थी वो बनी थी GV.K. राव समिति। GV.K. राव समिति। तीसरी कौन सी भाई समिति थी? GV.K. राव समिति। यह समिति कब बनी थी? 1985 में। याद रखिएगा, 1985 में। चौथी जो समिति बनी थी वो थी लक्ष्मी मल समिति। कौन सी समिति? लक्ष्मी मल समिति। यह समिति कब बनी? ये बनी थी 1 साल बाद, अर्थात 1986 में, 1986 में। इसके बाद देखिए एक समिति और बनी और इस समिति का नाम था P.K. थुंगन समिति। याद रखिए, पीके मूवी भी आई है, पीके थुंगन, पीके मूवी आई ना, पीके थुंगन, पीके आमिर खान की मूवी। तो पीके थुंगन समिति ये कब बनी? ये बनी 1988 में। एक समिति और बनी पंचायती राज से संबंधित, जिसका नाम था गाडगिल समिति। कौन सी समिति? गाडगिल समिति। और ये समिति कब बनी? 1988-89 में। कहीं पर 88 दिया है, कहीं पर 89, तो आप 88-89 लिख लेंगे। जो आपकी परीक्षा में ऑप्शन आएगा उस हिसाब से आप उसको डिफाइन करेंगे। चलिए तो देखिए, पंचायती राज के लिए, किस राज के लिए? पंचायती राज के लिए कितनी समितियां बनाई गई? 6 समितियां बनाई गई। पहली कौन सी? बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, GV.K. राव समिति 1985, लक्ष्मी मल समिति 1986, P.K. थुंगन समिति 1988 और गाडगिल समिति 1988-89। चलिए अब देख लेते हैं कि कितने स्तर की बात की है। तो देखिए, इन 3 लोगों ने स्तर की बात की है, मतलब कितने स्तर का पंचायती राज होना चाहिए। तो पंचायती राज बलवंत राय मेहता के अनुसार कितने स्तर का? 3 स्तर का, ग्राम, ब्लॉक या जनपद और जिला। अशोक मेहता ने कितने स्तर का? 2 स्तर का। और GV.K. राव ने कितने स्तर का? 4 स्तर का। बस इसको याद रखिएगा, अच्छे तरीके से याद रखिएगा, और बाकी समितियों का सन याद रखिएगा और कौन कौन सी समिति बनी इसको याद रखिएगा। चलिए अब देख लेते हैं 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत कौन कौन से प्रावधान संविधान में लाए गए और संविधान में किन किन चीजों को शामिल किया गया। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत में जब 1992 में ये संविधान संशोधन अधिनियम आया तो सरकार किसकी थी। तो भाई सबसे पहले देख लेते हैं सरकार कौन सी थी। तो सरकार थी PV नरसिम्हा राव। याद रखिएगा, सरकार किसकी थी? PV नरसिम्हा राव की। चलिए अब देख लेते हैं कि इस संविधान संशोधन से भाग कौन सा प्रभावित हुआ। तो भाग जो प्रभावित हुआ वो कौन सा था? 9वां भाग था।
नौवें भाग की भाषा में परिवर्तन किया गया। तो भाग कौन सा जोड़ा गया, ऐसा कह सकते हैं, 9वां भाग। फिर देख लेते हैं अनुसूची कौन सी जोड़ी गई। तो अनुसूचियां भारतीय संविधान में 8 थीं, लेकिन बढ़कर धीरे धीरे आज के समय में कितनी हुई, 2021 में 12 हो गई। लेकिन इससे कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, 73वें संविधान संशोधन से। तो कौन सी जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 11वीं अनुसूची का जो विषय बनाया गया वो कौन सा बनाया गया, पंचायतें। याद रखिएगा 11वीं अनुसूची का विषय कौन था, पंचायतें। और इसमें कुल कितने विषय रखे गए, तो इसमें विषय रखे गए कितने, 29। विषय क्या होते हैं, विषय होते हैं कि जो पंचायत है वो पंचायत कितने विषयों पर कानून बनाएगी, कितने विषयों पर काम करेगी। तो विषयों की संख्या कितनी है, 29 है। जैसे साफ सफाई करना, साफ सफाई की व्यवस्था करना, सड़कें सुधारना, सड़कों की सफाई करवाना, कचड़े या डस्टबिन रखना, इसके अलावा मेले लगवाना, हाट लगवाना, लोगों के मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराना, लोगों के विभिन्न डॉक्यूमेंटेशन का कार्य करवाना, कर एकत्रित करना, सिंचाई की व्यवस्था करना, ये तमाम प्रकार के कितने विषय, 29 विषय। हमारे देश में देखिए विषय को निर्धारित किया गया है ताकि शासन प्रशासन के स्तर पर किसी भी रूप से झगड़ा ना हो। केंद्र के स्तर पर केंद्र के विषय निर्धारित कर दिए, राज्य के स्तर पर राज्य के विषय निर्धारित कर दिए कि आप भाई इसमें काम करो, इसमें कानून बनाओ, इसमें शासन करो। उसी तरह से हमने पंचायती राज जब लागू किया तो हमने उसके भी विषय निर्धारित कर दिए कि आप कितने विषय हैं, इन पर काम करो, कोई झगड़ा नहीं। ठीक है, तो चलिए विषय कितने हो गए, 29 विषय हो गए, अनुसूचियां होगी। अब देख लेते हैं अनुच्छेद कौन से लाए गए या कौन सा अनुच्छेद इसमें शामिल किया गया, जोड़ा गया। तो देखेंगे अनुच्छेद था 243 में संशोधन करके हमने 243 से लेकर 243 ओ तक अनुच्छेद जोड़े। कुल कितने अनुच्छेद जोड़े, तो अनुच्छेद जोड़े 16। कितने जोड़े, 16। अगर हम हिंदी में कहें तो 243 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 243 ऋणा। याद रखिएगा अनुच्छेद 243 में संशोधन किया गया। कौन से में संशोधन किया गया, 243 में। और 243 से लेकर कहां तक जोड़े गए, 243 ओ तक, या हिंदी में अगर कहेंगे तो 243 ऋणा तक अनुच्छेद जोड़े गए। देखेंगे इसको समझ लो थोड़ी सा, ओ क्या है। देखिए अनुच्छेद कैसे हैं, 243, फिर 243 ए, फिर 243 बी, फिर 243 सी, इस तरह से करते करते कहां तक पहुंच जाएंगे, 243 ओ तक, है ना। या फिर अगर हम हिंदी में करें तो हिंदी में क्या कहेंगे भाई, ये बड़ी कंफ्यूजन का विषय रहता है कि सर ये कैसे हो गया। तो इसके लिए देखें हिंदी में देखें 243 के बाद क्या होगा, 243 का, फिर 243 खा, इसी तरह से करते करते हम कहां तक पहुंच जाएंगे, 243 ऋणा तक। शायद समझ में आ गया होगा आपको, ये चीजें समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। कोई दिक्कत हो तो आप जरूर हमसे बता सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन देंगे, समझाएंगे उसको, जैसे समझा सकते हैं कि भाई इसको ऐसे किया जाता है। तो देखिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा सरकार कौन थी उस समय, पीवी नरसिम्हा राव। भाग कौन सा प्रभावित हुआ, 9वां। अनुसूची कौन सी जोड़ी गई, 11वीं। पंचायतें सब्जेक्ट रखा गया, विषय रखा गया, और विषय कितने थे, 29। अनुच्छेद कौन सा प्रभावित हुआ, 243 में संशोधन करके 243 ओ या जोड़ा गया। चलिए अब देख लेते हैं भाई कि इसके अंतर्गत जो ये अनुच्छेद हैं इनमें क्या क्या व्यवस्थाएं की गई। चलिए तो इतना समझ में आ गया। इसका या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको अपनी कॉपी में नोट। अनुच्छेद 243 में क्या दिया है, तो 243 में दिया है भाई, 243 में परिभाषाएं दी हैं। याद रखिएगा क्या दी हैं, परिभाषाएं। पंचायती राज की क्या दी हैं, परिभाषाएं। तो भाई परिभाषाएं क्या हैं ये मैं बता चुका हूं, पहले वाले वीडियो में समझा चुका हूं। फिर देखते हैं 243 के बाद 243 का सबसे महत्वपूर्ण है। देखेंगे इस 243 का, या इसको इंग्लिश में ए लिखेंगे, इसमें क्या दिया है, ग्राम सभा। इसको समझ लो, हम इसको लोकतंत्र की सबसे छोटी संसद कह सकते हैं, लोकतंत्र की सबसे छोटी संसद। ठीक है, ग्राम सभा का अस्तित्व कहां होता है, तो एक या एक से अधिक गांव को मिलाकर किया जाता है। एक या एक से अधिक गांव को मिलकर ही क्या बनती है, ग्राम सभा बनती है। ग्राम सभा बनने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता है, तो कम से कम 200 सदस्यों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ग्राम सभा में नियमित रूप से एक वर्ष में, ऐसा कहा गया है, ऐसा माना गया है, ऐसा लिखा गया है कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें होनी चाहिए, 2 बैठकें होनी चाहिए। इन बैठकों को आमंत्रित कौन करेगा,
तो गांव का मुखिया करेगा। गांव का मुखिया कौन होता है भाई, कमेंट बॉक्स में बताइए। गांव का मुखिया करेगा। इन बैठकों को आमंत्रित कौन करेगा, गांव का मुखिया करेगा। 200 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होने चाहिए, कम से कम 200, ज़्यादा हो कोई दिक्कत नहीं। एक गांव हो या एक से अधिक गांव हो, उससे भी ग्राम सभा का गठन किया जा सकता है। ग्राम सभा की बैठक के लिए जो कम से कम सदस्यों की संख्या है वो कितनी है, तो कम से कम सदस्यों की संख्या कुल ग्राम सभा के सदस्यों का 1/5 भाग उपस्थित होना जरूरी है। याद रखिएगा, ग्राम सभा की बैठक के लिए जो कुल सदस्य हैं उनका कितना भाग उपस्थित होना चाहिए, 1/5 भाग उपस्थित होना चाहिए। ग्राम सभा क्या होती है, तो गांव की निर्वाचित सूची होती है। उस गांव की क्या होती है, निर्वाचित सूची होती है। उन सूची में जो दर्ज नाम होते हैं, जो सूची में दर्ज क्या हो, नाम हो, उन्हीं सभी नामों से मिलकर क्या बनती है, उन्हीं नामों के लोगों से मिलकर क्या बनती है, ग्राम सभा बनती है। तो ग्राम सभा समझ में आ गया होगा। किसी गांव की निर्वाचित सूची में जो सम्मिलित नाम है या दर्ज नाम है, उन्हीं लोगों से मिलकर क्या बनती है, उस गांव की ग्राम सभा बनती है, उस ग्राम सभा कहा जाता है। चलिए अब देख लेते हैं भाई कि इनके सदस्यों को ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए कितनी योग्यता चाहिए है। चलिए, तो ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 21 वर्ष की आयु जरूरी है। बाकी सभी योग्यताएं हैं, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो। ठीक है, तो कितने वर्ष की आयु जरूरी है, 21 वर्ष की। सदस्य बनने के लिए मतलब निर्वाचन में शामिल होने के लिए, या हम कहेंगे कि उम्मीदवार बनने की, सीधी सी बात, कौन सी, उम्मीदवार बनने की। मतलब आप आप कैंडिडेट कैसे बन सकते हो, कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए, 21 वर्ष की होनी चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं कि पंचायतों के स्तर पर सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। तो चुनाव देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको देखेंगे। चुनाव के लिए 3 स्तर, सबसे पहले कौन, ग्राम, फिर कौन, जनपद या ब्लॉक, और तीसरा कौन सा, जिला। चलिए इसको ध्यान से समझिएगा भाई। देखेंगे ग्राम, जनपद या ब्लॉक या जिला में जो सदस्य होते हैं, सभी में सदस्य होते हैं, इसमें भी सदस्य होते हैं, इसमें भी सदस्य होते हैं, इसमें भी सदस्य होते हैं। सदस्य सदस्य सदस्य, इन सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष होता है। याद रखिएगा इस चीज को, जनता द्वारा प्रत्यक्ष होता है। ग्राम, जनपद, ब्लॉक या जिला में जो सदस्यों का निर्वाचन होता है वो क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है। लेकिन यहां पर देखिए, जनपद और जिला में जो अध्यक्ष बनता है, इसका भी अध्यक्ष, जो अध्यक्ष बनता है वह अध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अर्थात सदस्यों में से किसी एक को जनपद या ब्लॉक का अध्यक्ष बनाया जाता है और सदस्यों में से किसी एक को जिला का अध्यक्ष बनाया जाता है। अर्थात ये निर्वाचन कैसे होता है अध्यक्ष का, याद रखिएगा, अप्रत्यक्ष, और सदस्यों का कैसा, प्रत्यक्ष। अब बात कर लेते हैं यहाँ के अध्यक्ष की या मुखिया की। तो भाई इसके अध्यक्ष या मुखिया का निर्वाचन का वही तरीका होगा, वही रीति होगी जो राज्य विधानमंडल तय कर दे। राज्य विधानमंडल की नीति के अनुसार ही यहाँ के अध्यक्ष क्या या मुखिया का निर्वाचन किया जाता है। चलिए, तो समझ में आ गया होगा चुनाव। इसके बाद देखते हैं, योग्यता हो गई, चुनाव हो गए, तो अब देख लेते हैं भाई आरक्षण। आरक्षण क्या है, चलिए आरक्षण देखते हैं। तो आरक्षण में देखिए मुख्य रूप से 4 लोग शामिल होते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा और महिला, पिछड़ा वर्ग और महिला। देखेंगे अनुसूचित जाति और जनजाति के जो आरक्षण की व्यवस्था है वो इनके जनसंख्या के आधार पर है। इस चीज को याद रखना, परीक्षा में आया है। अनुसूचित जाति और जनजाति के जो आरक्षण की व्यवस्था है वो इन दोनों वर्गों की जनसंख्या के आधार पर ही राज्य तय करेगा कि कितना आरक्षण दिया जाएगा। चलिए अब इसको देख लेते हैं महिला को। पंचायतों में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया है। आरक्षण, इसका मतलब समझते हैं आप लोग। इसका मतलब है कि पूरे राज्य में अगर पंचायतों की सीटों की संख्या 600 है तो भाई 1/3 का मतलब हो गया कितना, 200। अर्थात 200 सीटें किसके लिए रिजर्व हैं, महिलाओं के लिए रिजर्व हैं।
तो इस चीज को समझ में इसको समझ में आ गया होगा। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जनसंख्या के आधार पर, पिछड़ा वर्ग के लिए अभी चर्चा नहीं, महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अब देख लेते हैं पिछड़ा वर्ग। तो पिछड़ा वर्ग के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है वो राज्य विधानमंडल के ऊपर छोड़ दिया गया है। किसके ऊपर? राज्य विधानमंडल की इच्छा पर छोड़ दिया है कि आप कितना आरक्षण देना चाहते हैं। याद रखिएगा, पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था इस अधिनियम के अंतर्गत 73वें अधिनियम के अंतर्गत राज्य की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। इसके बाद देखिए, जो पंचायतों के चुनाव होते हैं, उन चुनावों में जो एक निकाय होता है जो इन चुनावों को संपन्न करता है उसे राज्य निर्वाचन आयोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। याद रखिएगा, पंचायतों के चुनाव को करवाने के लिए इसी को दायित्व दिया गया है। किसको दायित्व दिया गया है? राज्य निर्वाचन आयोग को। राज्य निर्वाचन आयोग स्थानीय स्तर पर चुनाव के लिए जिम्मेदार होता है। याद रखिएगा, कौन सा? राज्य निर्वाचन आयोग। देखिए, एक निर्वाचन आयोग होता है या केंद्रीय निर्वाचन आयोग होता है। ये केंद्रीय निर्वाचन आयोग ये हमेशा कंफ्यूजन का विषय रहता है। 3-4 क्षेत्रों में निर्वाचन की व्यवस्था करवाता है। पहला राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा लोकसभा सदस्य और चौथा विधानसभा सदस्य। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग इन 4 लोगों की निर्वाचन की व्यवस्था करता है। किस किस की? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा सदस्य और विधानसभा सदस्य। लेकिन याद रखिएगा, ये संघ का निर्वाचन आयोग है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग है। राज्य निर्वाचन आयोग केवल और केवल स्थानीय स्तर पर चुनाव की व्यवस्था करवाने के लिए गठित किया गया है। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत है स्थानीय? तो यह है 243 के अंतर्गत। इसके अलावा देखिए, राज्यों में वित्त के प्रवाह की व्यवस्था के लिए, वित्त की व्यवस्था करवाने के लिए राज्य में एक वित्त आयोग का भी गठन किया गया है। वित्त आयोग। किसका? वित्त आयोग। देखेंगे, पंचायतों को वित्तीय व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय आयोग का गठन किया गया है। किस आयोग का गठन किया गया है? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत जो प्रावधान है मैंने उसको समझाया, उसके तहत आपको परिचित कराया। आशा करता हूं कि आप सभी को मेरे द्वारा बताया हुआ यह नॉलेज समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है तो प्लीज़ मित्रों, दोस्तों, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। नमस्कार, जय हिंद।